Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study. And today we are going to solve the question paper for the Savitribai Phule Pune University, that is SPPU. बहुत स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ है वो आप लेके आ जाइए. तो हियर वी आर विल स्टार्ट विद द OB, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो SPPU का क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर. हम पार्ट में एक एक सेक्शंस कवर करेंगे. आप लोगों का जो भी यूनिवर्सिटी है प्लीज़ मुझे मैसेज कर दो. अकॉर्डिंगली आई ट्राई टू कवर दैट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर ऑल्सो. ओके, सो आज का जो पेपर रहेगा दैट इज़ फ्रॉम द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, अप्रैल 2022. ओके, तो ये जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस जो पेपर रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है. और जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 10 मार्क्स. वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड जो पहला क्वेश्चंस रहता है ऑलमोस्ट 8 आपका ऑप्शंस होते हैं. यू हैव टू सॉल्व एनी 5. सो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. सो ये जो पहला क्वेश्चन जो ये पेपर है 2021 पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. सो हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन पेपर है और उसके आंसर्स क्या क्या हमें लिखने चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो हम वन बाय वन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर बिहेवियरल साइंस डिसिप्लिन दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. इच कैरीज 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. सो सी यहाँ पे आंसर हमें क्या लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दैट इज OB विच इज़ कैरेक्टराइज बाय बीइंग अ मल्टीडिसिप्लिनरी. दैट्स वाई इट इज़ डिसिप्लिन इन अ नेचर. ओके, सो उसके जो डिसिप्लिन है वो हमें लिखने हैं फॉर द 2 मार्क्स. तो आंसर इसका है कि फर्स्ट डिसिप्लिन जो है कि साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर विच इंक्लूड्स द मोटिवेशन, लर्निंग, परसेप्शन, पर्सनालिटी, emotions, any training, employee selections, attitude, work design, job stress, all these are included in the study of this individual behavior, that is the psychology. Second one is what? Sociology. It is the study of social life, social changes and the social causes, the consequence of human behavior which includes the group dynamics, status, culture, status, power, communication, right? नेक्स्ट जो भी डिसिप्लिन आती है दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बायोलॉजी, हाउ डिफरेंट कल्चर्स डेवलप दिस सोसाइटी, लिंग्विस्टिक्स एंड कंपेरेटिव वैल्यूज़, एटीट्यूड और उसका एनालिसिस ये एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है. नेक्स्ट डिसिप्लिन इज़ व्हाट? इकोनॉमिक्स, which is related to the study of your cost, your labor market, right? So यहाँ पे आ जाता है आपका जो भी cost production क्या है, demand and supply क्या आता है, wages क्या होते हैं, कितने देने होते हैं. So all about planning and organizing about the resources related to the cost, it is what? Economics. Next discipline which is comes under the behavioral science discipline which is contributed to OB is medicines, which is related with health science, which helps the manager to organize a different wellness program so that employees can be healthy and it will improve their work and they will ready to work effectively. सो ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ इनलिस्ट करते हैं. सो मेरा ये सजेशन रहेगा आप लोगों को कि इंस्टेड ऑफ ओनली राइटिंग डाउन ओनली साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, you just mention one line what exactly it means. Okay, so you will get a full 2 marks for this. Next question is जो पूछा गया था कि name the 5 models of OB which is asked for 2 marks. सो ऑलरेडी ये मैंने वीडियो मैंने डाला है अबाउट दी मॉडल्स ऑफ OB, जिसमें आता है फर्स्ट मॉडल की द ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कोलिजियल मॉडल, सिस्टम मॉडल. यहाँ पे आपका इनलिस्ट करना चलेगा. सपोर्टिव में मैंने यहाँ पे दिया है टू गेट ये, क्योंकि ये आपके लिए एक रिविजन हो जाएगा. सो यू विल एबल टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव, कोलिजियल एंड सिस्टम मॉडल. ओके,
तो उसके अकॉर्डिंगली एक एक लाइन भी आप लिख सकते हो आगे कि ऑटोक्रेटिक मॉडल विच इज़ द बेसिक मॉडल विच वेयर द पावर इज़ मोर कंसर्न। कस्टोडियल मॉडल जो रहता है कस्टडी में इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोर्टिव मॉडल में बेस होता है उस मॉडल का, दैट लीडरशिप इज़ द मेजर बेस ऑफ द मॉडल। कोलिजियल में पार्टनरशिप इज़ द बेस फॉर दिस मॉडल। एंड सिस्टम मॉडल में जहाँ पे ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ये सिंगल लाइन भी अगर आप लिखते हो तो यू विल गेट अ फुल मार्क्स। सो इनलिस्ट और सपोर्ट में एक एक सेंटेंस यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस which is asked for 2 marks. So what exactly EI? EI is nothing but the ability to manage both your own emotions and understand the emotions of people around you. तो उसके कंपोनेंट्स आते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स. दीज आर व्हाट द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स. 2 मार्क्स उसके लिए थे. तो पहले मेंशन करो कि व्हाट एग्जैक्टली इंट्रिंसिक. तो इंट्रिंसिक मतलब क्या, दिस मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन. ओके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर. Right, so when you are intrinsically motivated, you engage in an activity because you enjoy it and गेट पर्सनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डूइंग इट. ऐसे होते ना चीज़ें कि जो खुद को सेटिस्फाई करती है, अंदर से वी फील कि नहीं यार मुझे ये करना अच्छा लगता है. दैट इज़ व्हाट इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक मतलब जहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड जो होता है ना, सो यू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेन एंड रिवॉर्ड, एक्सटर्नल रिवॉर्ड. आप चाहते हो कि कोई मुझे प्रेज करे इसलिए आप करोगे, राइट, या उससे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लिंक होता है तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड. एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो व्हाट एग्जैक्टली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक, सपोज कि पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स बिकॉज इट्स योर फन एंड यू एन्जॉय इट. आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू विन अ रिवॉर्ड और टू गेट फिजिकली फिट. अरे मुझे खेलना है क्योंकि मुझे फिजिकली फिट होना है, या मुझे ये ट्रॉफी जीतनी है, राइट. सो वो हो गया आपका एक्सट्रिंसिक आपका मोटिवेशन, राइट. जैसे कि अभी फ़िलहाल हमारी इंडियन टीम ने 10 मैचेस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे से किए. लास्ट में नहीं हो पाया, बट ठीक है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से अपना 100% दिया, राइट. सो एक्सट्रिंसिक, एक ट्रॉफी जीतना, दैट इज़ व्हाट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था, राइट. और जो हम यहाँ हमारे जो गली मोहल्ले में खेलते हैं क्रिकेट, दैट इज़ व्हाट इंट्रिंसिक, हमें मज़ा लगता है, एंजॉय करते हैं, चलो वो होता है इंट्रिंसिक. क्लियर? आई थिंक अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट इंट्रिंसिक में लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज बिकॉज यू लाइक एंड एक्सपीरियंसिंग अ न्यू थिंग. बहुत बार होते हैं लोगों को अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखो, खुद मतलब एक अच्छा लगता है उनको एक्सपीरियंस करना. बट एक्सट्रिंसिक में क्या आएगा कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज बिकॉज यूर जॉब रिक्वायर्स इट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, जर्मन कंपनी, तो यू नीड टू लर्न. अगर बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ आपको वो भेजने वाले हैं कंपनी, तो उससे रिलेटेड अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो, दैट इज़ व्हाट एक्सट्रिंसिक, बिकॉज आपके जॉब की ये रिक्वायरमेंट है. Okay, so this is what intrinsic and extrinsic motivator. Next question जो था, they have asked write any 4 factors which is affecting group work effectiveness. ओके, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. सो इसमें आते हैं कि आपके जो भी एक्सटर्नल कंडीशंस आते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर आता है, ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज आता है, एंड ग्रुप प्रोसेस आता है. एक्सटर्नल कंडीशंस में क्या क्या आएगा, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है, फिजिकल वर्क है, आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका इम्पैक्ट होता है आपके ग्रुप के वर्क इफेक्टिवनेस पे. जो ग्रुप स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा कि आपके ग्रुप कोहेसिवनेस कैसा है. मतलब कोहेसिवनेस मतलब क्या, द यूनिट ऑफ एनी ग्रुप विच इज़ कनेक्टेड, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं. एंड द ग्रुप मेंबर्स फील टूवर्ड ईच अदर, उनको एक फीलिंग होता है कि चलो हम सब इकट्ठा है, अच्छा काम करेंगे, राइट. दैट इज़ व्हाट द ग्रुप कोहेसिवनेस. तो अगर वो ज़्यादा है ग्रुप कोहेसिवनेस, दैट इज़ गुड पार्ट. सो ग्रुप की साइज़ कैसी है, ग्रुप के नॉर्म्स कैसे, ग्रुप का स्टेटस कैसा है, ग्रुप की होमोजेनिटी कैसी है, किस टाइप के मेंबर्स उसमें हैं, तो ये सब
इफ़ेक्ट करता है आपके वर्क इफेक्टिवनेस पे, राइट। सो ग्रुप मेंबर के रिसोर्सेज मतलब उन जो भी मेंबर्स है उस ग्रुप के, उनका नॉलेज स्किल्स, उनकी इफिशिएंसी क्या है, उनके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेदर दे आर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है क्या, ओके। एंड नेक्स्ट वन आता है कि ग्रुप प्रोसेस क्या है, द सिस्टमेटिक प्रोसेस टू हैंडल द एक्टिविटीज। आप उस ग्रुप के प्रोसेस को कैसे हैंडल करते हो वो भी मैटर करता है, वो अफेक्ट करता है फॉर द ग्रुप वर्क इफेक्टिवनेस के ऊपर, ओके। सो ये आप लिख सकते हो इस पॉइंट को। दिस इज द डायग्राम फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ ग्रुप वर्क इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज आस्क्ड फॉर दिस कि स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 लिमिटेशन ऑफ कोहेसिव ग्रुप। कोहेसिव ग्रुप अभी हमने देखा था कि क्या होता है जब आप इकट्ठा हो के आपके फीलिंग्स कनेक्ट होते हैं ना, राइट। सो उसके फ़ायदे क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। सो यहाँ पे 2 एडवांटेजेस बोले थे, बट यहाँ पे मैंने 4 आपको बताया है कि एक तो क्या होगा, अगर ग्रुप अच्छा है, कोहेसिवनेस अच्छा है, तो इन्हांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ऑब्वियसली अगर होल टीम है, अगर यूनिटी से रहेंगी अंडर वन टीम लीडर, सो उससे क्या होगा, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन प्रॉपर आ जाएगी, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे, एंड जो भी पॉजिटिव चेंजेस होंगे उससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। It improves the coordination, right? Because the group cohesiveness helps in delivering the better results and productivity. It includes better cooperation between the member and the team leaders. Inspirational source, because different peoples have distinct ideas with act of motivational force. हर किसी के आइडिया अलग अलग होते हैं। जब आप ग्रुप में आते हो तो यू कैन यूटिलाइज दैट, यू कैन गिव द कॉन्फिडेंस टू पुट देयर आइडियाज़ फॉरवर्ड। आप मोटिवेट कर सकते हो कि चलो तुम्हारी आइडिया पुट फोर्थ करो। इट हेल्प्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल द टीम एफर्ट्स। तो यहाँ से क्या होता है कि इंस्पिरेशनल सोर्स भी मिल जाता है। इट सेव्स एफर्ट एंड टाइम, एज इंडिविजुअल डूइंग वर्क अलोंग विल हैव टू पुट इन मोर टाइम एंड एफर्ट दैन अलॉटेड टू ग्रुप। इंडिविजुअल जितना भी कोई एक टास्क है, पकड़ लो कि एक अकेला आदमी कर रहा है और ग्रुप में कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो ग्रुप में करेगा वो कम टाइम में होगा, उसको एफर्ट्स कम लेने पड़ेंगे कंपेयर टू दैट इंडिविजुअल, तो आउटकम भी अच्छा आएगा विद द लेस टाइम, राइट। एंड इससे अगर ग्रुप कोहेसिवनेस अच्छा है तो बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है, राइट। एंड इसके लिमिटेशंस अगर हमने देखे तो क्या कि लेसर आउटकम क्या होता है। लिमिटेशन इसको क्यों बोल सकते हैं कि द टीम्स हैव देयर ओन थॉट्स फ्रॉम द सिमिलर फील्ड्स विच ब्रिंग्स द क्रिएटिविटी डाउन। कभी कभी मतलब हर चीज़ के हम बोलते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, तो इसका ये है कि अगर आपका होमोजेनियस ग्रुप पकड़ लो, ओके, उसमें कोहेसिव ग्रुप है, राइट, तो एक ही टाइप के लोग हैं और सबका थॉट प्रोसेस एक है, तो क्रिएटिविटी नहीं है, कोई अलग कोई सोचेगा ही नहीं। सो एंड रिजल्ट क्या होगा, देयर वे आर लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स द इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। Group thing, cohesive group may become too focused on maintaining their unity which can lead to the group thing, मतलब नहीं ग्रुप, ये भी उसका एक लिमिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 sources of conflict at a workplace. So conflict is what the different opinion between the two parties, right? तो क्या क्यों होते हैं वर्क प्लेस पे, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक पर्सनल रीजंस होते हैं फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, एंड एक होता है जो आपके वर्क प्लेस पे क्यों होगा। तो एक तो क्या है बेसिक कि पुअर कम्युनिकेशन है तो कन्फ्लिक्ट होंगे, अनक्लियर जॉब रहे, किसी को पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है तो भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग दी मेंबर्स विद द लीडर, इनकम्पेटेबल गोल्स रहेगा, आपका कुछ गोल अलग है, ग्रुप कुछ और सोच रहा है, आपका बॉस कुछ अलग सोच रहा है, सो इट ऑल्सो क्रिएट अ कन्फ्लिक्ट। अगर वैल्यू एंड कल्चर उनके क्लैशेस हो रहे हैं तो भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। टास्क इंटरडिपेंडेंसी, आप काम कर रहे हो बट आपका टास्क किसी से रिलेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड है, अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा इसके कारण आपका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, राइट। रिसोर्स अलोकेशन आज कभी कभी हो, उसके कारण भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, कम लोग हैं और प्रेशर आ जाता है कि कैसे करें, मुझे ही काम करना पड़ रहा है सब, तो उसके कारण भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड सिस्टम, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसके कारण कन्फ्लिक्ट हैपन्स एट अ वर्क प्लेस। Okay, so you can name out any 2 sources of the conflict at a workplace.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 4 रीजन्स वाई पीपल रेजिस्ट चेंज। ओके, तो क्यों जो भी एम्प्लॉयज़ है, पीपल है, दे रेजिस्ट टू चेंज। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ द अननोन। इट इज़ अ नेचुरल फॉर द पीपल टू अवॉइड अनसर्टिनिटी एंड रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है अरे क्या पता नहीं क्या होगा अगर हमने ये चेंज एक्सेप्ट किया तो। द फियर ऑफ अननोन कैन कॉज द रेजिस्टेंट टू चेंज as individuals may be reluctant to try new things if they are uncertain of the outcome. ओके, तो इसीलिए वो शायद रजिस्ट करेंगे। सेकंड, एक हैबिट होती है, रूटीन पसंद होता है, तो उनको लगता है हमारा रूटीन चेंज होगा, डिस्टर्बटेड होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट हैबिट पीपल डोंट वांट टू चेंज। Loss of status or job security in the organization. Most people, they often feel a sense of ownership and control over the job. उनको लगता है कि अरे इस चेंज से शायद हमारी जॉब सिक्योरिटी कुछ प्रॉब्लम होगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन कंप्यूटर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन अ बैंकिंग सिस्टम, राइट, तब उनको ये था कि अरे कंप्यूटर आ गए तो हमारा जो भी जॉब कर रहे थे क्लेरिकल वगैरह ऑफिस स्टाफ, उनको लगता था कि शायद हमारी जॉब जाएंगे क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं अभी कंप्यूटर करेगा। बट ऐसा नहीं होता, उनको समझाना पड़ा कि नहीं, टेक्निक्स आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी आ जाएंगी तो आपको हेल्पफुल होगी, बिकॉज दे हैव अ फियर कि शायद हमारा जॉब जाएगा, राइट। सो दिस इज़ फॉर देम, तो रेजिस्ट टू चेंज। फियर ऑफ फेल्यूर, ये बहुत बार होता है बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर इंटिमेटेड बाय चेंज एंड कंट्रोल डाउट देयर एबिलिटीज़ टू मीट अ न्यू चैलेंज। उनको लगता है शायद मैं नहीं कोप अप कर पाऊँगा तो फेल्यूर हो जाएगा कुछ, अगर नया ट्राई करने के लिए वो हिचकिचाते हैं बिकॉज दे हैव फियर ऑफ फेल्यूर। लैक ऑफ ट्रस्ट, द प्रोमिसेस ऑफ द इम्प्रूवमेंट मीन नथिंग इफ एम्प्लॉयज़ डू नॉट ट्रस्ट मैनेजमेंट। अगर वो लोग घबराते क्यों है, मतलब क्यों रजिस्ट करते चेंज, क्योंकि उनका ट्रस्ट ही नहीं होता मैनेजमेंट की, भैया ये जो करेगा ना वो अपने लिए अच्छा है। सो वो ट्रस्ट क्रिएट करना इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है तो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो फर्स्ट क्वेश्चन SPPU के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है MBA के स्टूडेंट्स के लिए, वो हमने पार्ट कवर किया है, राइट, फॉर 10 मार्क्स। अभी हम एक एक पार्ट करेंगे कवर। नेक्स्ट मेरा प्लान है कि जो SPPU का ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके भी जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 10 मार्क्स, ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हम कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और आप चाहते हो कि आपके यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं दे दूं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर लो कि कौन से यूनिवर्सिटी का आप क्वेश्चन पेपर चाहते हो। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।